हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको पहले कई सारे पार्ट्स में पढ़ा दिया है। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो चुके हैं, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अब इसके बाद किसकी बारी आती है? बारी आती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, क्रैश कोर्स। जी हाँ, और इतनी सारी चीजें एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। रेडी है सभी? तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दें कि ये चैप्टर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो इसके आपके पास आ चुके होंगे और आपने ये चैप्टर पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैप्टर को भी पढ़ लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अब कैसे होने वाला है, फॉर्मेट समझ लो एक बार जल्दी से, फटाफट से। क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर होंगे उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न और फिर होंगे उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब कितने कितने होंगे ये सारे क्वेश्चन? तो अति लघुत्तरीय प्रश्न 10 होंगे, लघुत्तरीय 5 होंगे, दीर्घोत्तरीय 5 होंगे, यानी कि ऐसे टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑलराइट, तो रेडी हैं आप सभी? चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? पालमपुर गांव की कहानी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि पालमपुर गांव जो है कोई एक पर्टिकुलर गांव नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक इमेजिनरी गांव है, ये एक काल्पनिक गांव है। ठीक है, इतनी बात पता थी। यानी कि पालमपुर गांव के जरिए हम आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था से परिचित कराना चाहते हैं। चलिए, तो अब इनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? कहाँ की बात हो रही है? ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, और पूछा जा रहा है आपसे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या किस काम में लगी होती है? बता दो भाई। गांव में लोगों का आय का मुख्य साधन क्या होता है? रोजगार का साधन क्या होता है? तेजी से कमेंट आना चाहिए, देखा जाए। चलिए तो देखें, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। किस में लगी हुई है? कृषि कार्य में। और पालमपुर गांव की अगर हम बात करें, पालमपुर गांव की बात करें तो पालमपुर में 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, और बाकी की 25% जनसंख्या किस में लगी है? गैर कृषि कार्यों में लगी है। ऑलराइट, क्लियर है ये बात? एक सवाल हो गया अपना। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य गैर कृषि उत्पादन गतिविधियां कौन कौन सी हैं? क्या है? ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य गैर कृषि उत्पादन गतिविधियां कौन कौन सी हैं? हम जानते हैं कि पालमपुर में 25% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी है। तो गैर कृषि कार्यों में कौन कौन से काम आते हैं? वे सारे काम आते हैं जो कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं होते हैं। अब लगाओ दिमाग, कृषि क्षेत्र से संबंधित कौन से काम नहीं होते हैं? कमेंट में आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखा जाए तो देखें, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादन गतिविधियों में, गैर कृषि उत्पादन गतिविधियों में पशुपालन आता है, ठीक है। लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य आते हैं, यानी कि छोटे छोटे उद्योग आते हैं जिसमें घर के सभी सदस्य मिलकर के एक छोटा सा उद्योग खोलते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बाजार में सप्लाई करते हैं, ठीक है। दुकानदारी,
भी गैर कृषि कार्य में ही आती है। कई सारी दुकानें होती है मार्केट में, किराने की, कपड़े की, कहीं हार्डवेयर की, कहीं जमाने की दुकानें होती हैं, ठीक है। फिर परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ जाएगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन में क्या आ जाएगा, बस, ट्रक, गाड़ियां, काफी सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में या परिवहन के साधनों के माध्यम से लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, और ये सभी वो साधन है जिससे बाकी की जनता जो गैर कृषि कार्यों में लगी है उसको आमदनी होती है या उसकी आय प्राप्त होती है। ऑल राइट, ठीक है। तो दो बातें हमने सीख ली दो सवालों के साथ। अब तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। क्या पूछा है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। देखा जाए, चलिए देखते हैं। तो देखो, किसी भी चीज का उत्पादन करना हो, ठीक है, उसके लिए कुछ तो चाहिए। अब जैसे हम बात करें, बेसिक सी बात करें, हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक जमीन चाहिए। जमीन यानी कि भूमि, भूमि पर ही अन्न उगेगा, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। अब क्या सिर्फ जमीन अकेले होने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। खेती को करने के लिए लोग भी तो चाहिए, यानी कि श्रम की आवश्यकता होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है भौतिक पूंजी की। भौतिक पूंजी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भौतिक पूंजी क्या होती है, जैसे कि हम बात करें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब ये स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होती है, तो भाई शब्द को समझने की कोशिश करना। स्थायी पूंजी का मतलब ये है कि वो कैपिटल आपकी लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक बार उसका आपने यूज कर लिया और उसके बाद दोबारा आप यूज ना कर पाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन कार्यशील पूंजी में ऐसा होता है, एक बार यूज कर लेने के बाद अब उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। वो उसको रिपीट मोड में हमें बार बार नए तरीके से चाहिए होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिएगा, स्थायी पूंजी की हम बात करें तो स्थायी पूंजी में आ जाते हैं भाई भवन आ जाते हैं, ठीक है, भूमि आ जाती है, ठीक, और क्या आ जाता है, मशीनें आ जाती हैं, आपकी औजार आ जाते हैं। ये कैसी चीज़ है आप बताओ, एक बार आपने कोई ज़मीन खरीद ली या कोई भवन या मकान या बिल्डिंग खरीद ली, उसमें आप हमेशा रह सकते हो, हमेशा वहाँ काम कर सकते हो, वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। मशीन है, कोई भी मशीन आपने खरीदी, आप उस मशीन का बार बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा तो नहीं होता कि एक बार यूज़ करी और फिर उसको अलग कर दिया, यूजेबल रहे ही ना, ऐसा नहीं होता। कोई भी औजार हो, हथियार हो, काम करने के लिए जिन औजारों या हथियारों या इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तो उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऑल राइट, क्लियर है। अब बात आती है कार्यशील पूंजी की। कार्यशील पूंजी क्या होती है, तो कार्यशील पूंजी में भी दो बातें आ जाती हैं, जैसे कि कच्चा माल। कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, नगदी। नगदी यानी कि कैश, कैश मनी, ठीक है, या रुपया, पैसा। अब ये कार्यशील पूंजी किस तरीके से होती है, जैसे कि कच्चा माल इसका एक उदाहरण है। आपने किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा माल खरीदा, उससे वो चीज बन गई आपकी। अब दोबारा फिर से वही चीज आपको बनानी है तो फिर से आपको रॉ मटेरियल चाहिए पड़ेगा, यानी कि एक बार बना लिया तो वो खत्म हो गया। आपने गन्ने से शक्कर बना ली, गन्ना है कच्चा माल, ठीक है। अब फिर से आपको शक्कर बनानी है तो फिर से नए गन्ने आपको चाहिए होंगे। फिर बात करेंगे हम किसकी, नगदी की। एक बार पैसा खर्च हो गया, ठीक है, फिर दूसरी बार फिर से कोई चीज खरीदनी है तो भाई फिर से पैसा चाहिए। क्लियर हो रही है बात, यानी कि भौतिक पूंजी में हमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। और उत्पादन के साधन में चौथी बात होती है भाई साहब मानवीय पूंजी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रकार के ये उत्पादन के साधन हमने पढ़े हैं, इनको यूजेबल कौन बनाएगा, इनका यूज कौन करेगा, मानव ही करेगा। और मानव की क्या पूंजी होती है, मानव की दो सबसे इंपॉर्टेंट पूंजी होती है भाई साहब। एक होती है उसकी शिक्षा, एक होती है उसकी शिक्षा और दूसरा है उसका स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति शिक्षित है और स्वस्थ है तो वो काम बहुत अच्छे से कर सकता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पूंजी होती है मानव का स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति शिक्षित भी है और स्वस्थ नहीं है तो वो काम कैसे कर पाएगा। क्लियर है।
तो ये हो गए वस्तु एवं उत्पादन के 4 प्रमुख साधन, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में 2 बातें आ जाएंगी, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। इसके उदाहरण भी यहाँ पर बताए गए हैं। और फिर है आपकी मानवीय पूंजी, जिसमें शामिल है शिक्षा और स्वास्थ्य। ऑलराइट, चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है, स्थायी पूंजी से आपका क्या अभिप्राय है। अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, भौतिक पूंजी के 2 भाग होते हैं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब इसमें भी स्थायी पूंजी से क्या मतलब है, स्थायी पूंजी से आपका क्या अभिप्राय है, स्थायी पूंजी से आप क्या समझते हैं। चलिए तो देख लेते हैं इसको भी। तो देखें, उत्पादन में औजार, मशीनें, भवन आदि का कई वर्षों तक प्रयोग होता है, यानी कि ऐसी पूंजी जिसको एक बार खरीद लिया जाए, फिर आप उसका बार बार उपयोग कर सकते हो, तो वो स्थायी रूप से बनी रहती है। ठीक है, बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो इन्हें इसीलिए स्थायी पूंजी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण भी हमने जान लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भौतिक पूंजी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक पूंजी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेल में इसके बारे में समझाया है। तो बता दीजिए जल्दी से। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए देखो कनेक्टेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं और यहीं से सवाल ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। जल्दी से बताइए कमेंट करके, भौतिक पूंजी के 2 भाग कौन कौन से हैं। जल्दी से देखो, एक चीज तो मैंने बता दी कि 2 भाग होते हैं, अब नाम आप बता दें कौन कौन से होते हैं। सभी को पता है, सभी का कमेंट आ गया। चलिए देखते हैं। तो भौतिक पूंजी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग होते हैं, पहली तो होती है आपकी स्थायी पूंजी और दूसरी होती है आपकी कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी एक बार खरीद लेने के पश्चात लंबे समय तक स्थिर रूप से बनी रहती है, और कार्यशील पूंजी जिसका एक बार प्रयोग अगर हम कर लें तो उसका दोबारा प्रयोग या यूज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको बार बार हमें खरीदना ही पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए तो अति लघुत्तरी में 5 सवाल हो चुके हैं। अब आप ये बता दो कि लाइक शेयर बराबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से जाइए और फटाफट से सबसे पहले आप लाइक शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो फटाफट से मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका आंसर आप तक पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमि को मापने की इकाई क्या है। बता दो भाई, भूमि को किसमें मापा जाता है, भूमि को मापने की इकाई क्या है। देखा जाए भूमि को किसमें मापा जाता है, तो देखें भूमि को मापने की इकाई है हेक्टेयर। क्या है, हेक्टेयर में मापा जाता है। ऑलराइट, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रबी एवं खरीफ की फसलों के 2 नाम बताइए। बता दो भाई, रबी की फसल, खरीफ की फसल। चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया है कि रबी की फसल का मौसम क्या होता है, खरीफ की फसल का मौसम क्या होता है, कब ये फसलें बोई जाती हैं, कब ये काटी जाती हैं, और कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए देखा जाए, आप सभी को पता है ना। चलिए तो देखें, रबी की फसलों में हमें बताया है गेहूं और जौ। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि रबी की फसल किस मौसम में उगाई जाती है, कब काटी जाती है। तो रबी की फसलों की अगर हम बात करें तो इनका समय जो है अक्टूबर के लास्ट, नवंबर के शुरुआत, यानी कि अक्टूबर नवंबर के बीच में इनको बो दिया जाता है, और काटा कब जाता है, मार्च अप्रैल तक इनको काटा जाता है। तो एक एवरेज तरीके से अपन बात करें तो अक्टूबर से मार्च तक का समय रबी की फसलों का होता है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई, और इसके एग्जाम्पल हो गए गेहूं, जौ। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल अपन जानना चाहें तो भाई चना भी जो है रबी की ही फसल है। उसके बाद बात आती है किसकी, खरीफ की फसल की। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, खरीफ की फसलें हैं आपकी ज्वार, बाजरा, धान। इसमें अपन और भी एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, जैसे कि धान, ठीक है, सोयाबीन। 3-4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आपको कम से कम 2 तो याद रहें। ठीक है, अब खरीफ की फसल को बोने और काटने का समय कब होता है, तो भाई ये सारी फसलें ऐसी हैं, जैसे कि धान की फसल की अपन बात करें तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, एकदम पानी में धान का पौधा डूबा हुआ होना चाहिए, तभी इसकी खेती अच्छे से हो पाती है। अब पानी किस मौसम में ज़्यादा गिरता है भाई साहब, बरसात के मौसम में। यानी कि खरीफ की फसलों का मौसम कब का होता है, वर्षा ऋतु में इस फसलों को बोया जाता है, यानी कि जुलाई से लेकर
अक्टूबर तक, जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआती दौर में इसे बो दिया जाता है। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय होता है वो खरीफ की फसलों का समय होता है। ऑल राइट, एग्जाम्पल भी क्लियर, समय भी क्लियर। 7 सवाल हो चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। अब है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है, बता दीजिए जल्दी से। बहुविध फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है? शब्द से कुछ समझ में आ रहा है? बहु यानी बहुत सारे, विध यानी कि प्रकार, बहुत सारे प्रकार की फसल। चलिए तो देखते हैं। तो एक वर्ष में, एक साल की अगर अपन बात करें तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। अगर एक साल में एक ही भूमि पर, एक ही जमीन पर, मान लो कि किसी किसान के पास 4 एकड़ का खेत है, उसमें 4 एकड़ के खेत में, मतलब उतनी ही भूमि में एक साल में अगर वो बदल बदल के कई प्रकार की फसलें लगा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? बहुविध फसल प्रणाली के नाम से जाना जाएगा। ऑल राइट, अब जैसे कई सारी फसलों के प्रकारों में हम बात करें तो आ जाएगी आपकी खरीफ की फसल, फिर आ जाएगी आपकी रबी की फसल, फिर आ जाएगी आपकी जायद की फसल। खरीफ की फसल का समय मैंने आपको बताया था जुलाई से अक्टूबर। ऑल राइट, फिर आपको रबी की फसल का समय बताया था, अभी बताया था, अक्टूबर से लेके मार्च तक। जायद की फसल जो है इसका समय होता है भाई साहब मार्च से जून तक। अब जायद की फसलों में कौन कौन सी बातें आती हैं? जायद की फसलों में भाई साहब गर्मी में जो फल हम खाते हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब किस में आ जाते हैं? जायद की फसलों में आ जाते हैं। खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, धान, ज्वार, बाजरा, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये सब खरीफ के। रबी की फसल के उदाहरण मैंने अभी आपको बताए थे, गेहूं, चना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बात समझ में आई कि बहुविध फसल प्रणाली आखिर है क्या? तो एक साल में एक भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाना है तो जितनी 3 ऋतुओं की फसलें होती हैं, तीनों ऋतुओं की फसल को उनके मौसम के अनुसार अगर उगाया जाए तो बहुविध फसल प्रणाली उसे कहा जाएगा। अब इसका फायदा क्या होता है अलग अलग प्रकार की फसल उगाने का? पहला फायदा तो ये होता है कि किसान की आमदनी अच्छी होती है, उसको मुनाफा ज्यादा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब हम इस तरीके की बहुविध फसल प्रणाली को अपनाते हैं, यानी कि फसल चक्र को अपनाते हैं, बदल बदल के फसलें एक ही जमीन पर बोते हैं, तो जमीन की जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बढ़ती है, यानी कि उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। बात आगे समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज किस प्रकार संभव हुई? क्या पूछा गया है? हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज किस प्रकार संभव हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हमसे पूछी जा रही है। चलिए तो देख लेते हैं इसको भी। देखो भाई, हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, ध्यान से सुनिएगा, पहली बात कही है अति उपज प्रजाति वाले बीज, यानी कि उन्नत किस्म के बीज, या जिसे हम HYV बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HYV बीज। अब HYV का मतलब क्या होता है भाई साहब, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए भाई। HYV का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं उनके प्रयोग से। अब जब हम खेती में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज करते हैं, तो पैदावार ज्यादा होती है। ठीक है, फिर सिंचाई की उचित व्यवस्था हो। दूसरी बात, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो तथा कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव हो पाई है। ठीक है, तो हरित क्रांति शब्द का अर्थ क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का अर्थ क्या है? फसलें कैसी होती हैं? हरी भरी होती हैं। ठीक है, अब उसमें क्रांति लानी है, यानी कि फसलों के पैदावार में बढ़ोतरी करनी है, उसे ही हरित क्रांति कहा गया है। हरित क्रांति आई कब थी? हरित क्रांति की हम बात करें तो 1966 से 67 के बीच में आई थी। तब उस दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का ही ये एजेंडा था कि फसल में बढ़ोतरी करनी है। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। ऑल राइट,
अब क्या बात आती है, इसमें एक और बात सीख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला तो ये आया कि हरित क्रांति में ज्यादा उपज कैसे संभव हुई, वो सारे कारण लिख दिए, ठीक है। फिर दूसरा सवाल ये आया कि कब आई थी हरित क्रांति। फिर तीसरा सवाल ये आता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति चालू करी गई थी। फिर अगला सवाल क्या आता है कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने करी थी। विश्व में शुरुआत करी थी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने करी थी, ठीक है। फिर एक और सवाल आता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने करी थी, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करी थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने करी थी। ऑलराइट, क्लियर है कहानी यहां तक की। कई सारे सवाल बन गए, यानी कि हरित क्रांति से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट हमारे एक सवाल में ही क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लघु अथवा छोटी कृषि जोतों का आकार कितना होता है। बता दीजिए जल्दी से, लघु अथवा छोटी कृषि जोतों का आकार कितना होता है। आखिरी अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं इसको भी। तो लघु अथवा छोटी कृषि जोतों का आकार 2 हेक्टेयर से कम होता है। कितना? 2 हेक्टेयर से कम होता है, यानी कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि पाई जाती है उन्हें छोटे किसानों की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए तो अति लघुत्तरीय प्रश्न तो अपने हो चुके हैं। अब बारी आती है किसकी? लघुत्तरीय प्रश्नों की, ठीक है। इसके आंसर कैसे लिखेंगे? लघुत्तरीय तो भाई बहुत छोटे छोटे लिखे थे, मैक्सिमम 1.5-2 लाइन में हमने खत्म कर दिया था। अब लघुत्तरीय का आंसर जो है 4 से 6 लाइन में हमें लिखना होता है। कितने में लिखना होता है? 4 से 6 लाइन में हमें लिखना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और इस सीरीज का 11 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि भूमि मापने की इकाई का संक्षिप्त वर्णन करो। जो कृषि भूमि मापने की इकाई होती है क्या होती है, जल्दी बताओ। अभी बताई थी आपको, कृषि भूमि मापने की इकाई क्या होती है? हेक्टेयर होती है। चलिए उसको अब हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखें, भारत में कृषि भूमि को मापने की इकाई है हेक्टेयर। क्या है? हेक्टेयर है, ठीक है। गांव में भूमि को मापने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों जैसे बीघा का प्रयोग भी किया जाता है, बीघा में भी माना जाता है, ठीक है। लेकिन मानक इकाई हेक्टेयर ही है। मानक इकाई की बात करें तो वो हेक्टेयर ही है। अब हेक्टेयर आखिर किसके बराबर होता है देख लेते हैं। तो 1 हेक्टेयर की बात करें, ठीक है, जैसे कि अगर जब हम बात करते हैं कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, तो हम कहते हैं 1000 मीटर के बराबर होता है। उसी तरीके से बात आती है कि 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है, तो 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कितना? 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। ऑलराइट, तो हेक्टेयर तो अपन ने जान लिया, कृषि भूमि मापने की जो इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सिंचाई का संक्षिप्त वर्णन करो। ठीक है, खेती के लिए सिंचाई तो सबसे पहले चाहिए। अब भारत में सिंचाई किस तरीके से देखी जाती है, या भारत में सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन मौजूद हैं, उनकी हमें चर्चा करनी है। रेडी हैं भाई सभी? देखें, तो भारत में नलकूपों, नहरों, तालाबों तथा कुओं द्वारा सिंचाई करी जाती है। किसके द्वारा? नलकूप, नहरों, तालाबों, कुओं द्वारा सिंचाई करी जाती है। एक बात हमने सबसे पहले बता दी कि हमारे सिंचाई के साधन क्या हैं। ठीक है, हमारे सिंचाई के साधन क्या है, एक बात ये क्लियर हो गई। फिर भारत में सभी जगह सिंचाई की समान व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि बराबरी से, मतलब जितनी सिंचाई किसी एक राज्य में होती हो या उतनी व्यवस्थाएं किसी एक राज्य में हो, तो वो सारी व्यवस्थाएं हर एक राज्य में ही हो। ऐसा जरूरी नहीं कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सिंचाई की एक सी व्यवस्थाएं मौजूद हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो समान व्यवस्था नहीं है, एक पॉइंट बन गया। दूसरा क्या बनता है? देश के नदीय मैदानों तथा तटीय क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। नदीय मैदानों, जहां से नदियां गुजरती हैं। अब भारत का नदीय मैदान कौन सा है भाई, बताओ?
ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना आपने, ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया भी है। भारत के भौतिक स्वरूप वाला चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा उसमें आपने जाना होगा नदीय मैदान की अगर हम बात करें तो भारत में जो उत्तर का मैदान है, ठीक है, उत्तर का मैदान कहाँ से चालू होता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से चालू होता है भारत में उत्तर का मैदान। ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, नदीय मैदान है, ठीक है। उत्तर का मैदान कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना है, ये कौन कौन सी नदियों से, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ये मैदान बना है। और यहाँ पर ये नदियां और इसकी सहायक नदियां बहती हैं इस मैदानी भाग में, इसीलिए इस जगह सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। जहां नदियां होंगी तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी ही। ऑलराइट, फिर क्या है, तटीय क्षेत्रों में। अब हम भारत के तटीय क्षेत्रों की बात करें तो तटीय क्षेत्र जो आते हैं यहाँ से यहाँ तक की बात करें, खास तौर से प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इस तरफ का जो भाग होता है ये है पश्चिम तटीय मैदान। तटीय मैदान है, एक मिनट, ओके, तो ये कौन सा मैदान है आपका, ये है पश्चिम तटीय मैदान। यहां से यहां तक का जो भाग है, ये वाला भाग जो है, ठीक है। फिर ये वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है, ये है आपका पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान है। तो जो तट के किनारे है, अब यहाँ से हम बात करें तो कई सारी नदियां जो हैं यहाँ से निकलती हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, कई सारी नदियां हैं। और इस तरफ क्या है, इस तरफ है भाई साहब अरब सागर, इस तरफ क्या है, अरब सागर है, इस तरफ है भाई साहब बंगाल की खाड़ी। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वहां क्या पानी की कमी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो देश के नदी मैदानों, तटीय क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, एक तो यहाँ और ये तटीय मैदानों में। इसके विपरीत अगर हम पठारी क्षेत्रों की बात करें, कहाँ की बात करें, पठारी क्षेत्रों की बात करें, जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। जो दक्षिण का पठार है, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ सिंचाई के उतने साधन मौजूद नहीं हैं। और आज भी देश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग आधे क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। यानी कि भारत देश का जो टोटल कृषि क्षेत्र है, टोटल एग्रीकल्चर एरिया है, उसके आधे क्षेत्र में ही सिंचाई होती है, आधे क्षेत्र में ही सिंचाई की व्यवस्था है। जैसे कि कहीं नदी मैदान है तो कहीं तटीय मैदान है, जहां वर्ष भर बिना बारिश के सिंचाई संभव हो पाती हो। और बाकी के क्षेत्र जो है पूरी तरीके से सिंचाई पर किस पर निर्भर है, सिंचाई के लिए वर्षा के पानी पर, बारिश के पानी पर, ठीक है। तो मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। ऑलराइट, क्लियर है। तो भारत में सिंचाई का वर्णन जो है हमने कुछ इस तरीके से किया कि कौन कौन से साधन मौजूद हैं, एक बात ये बता देनी है। फिर दूसरी बात शुरू करनी है कि सिंचाई की व्यवस्था सभी जगह एक सी नहीं है, कहां कहां किस प्रकार की सिंचाई उपलब्ध है, फिर वो आपको बता देना है। समझ में आई बात? चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है अब, रासायनिक उर्वरकों से होने वाली हानियां बताइए। ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, अभी हमने क्या जाना था, हरित क्रांति में एक बात जानी थी कि हरित क्रांति में पैदावार रासायनिक उर्वरकों के कारण ज्यादा हुई है। अब फायदा तो हुआ है भाई कि इन रासायनिक उर्वरक यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्रयोग से कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी कुछ हानियां भी हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। अच्छा तो देख लिया कि ज्यादा फसल उग रही है, लेकिन अब इनसे हानियां क्या क्या हो सकती हैं जान लेते हैं इनको। चलिए तो देखें, रासायनिक उर्वरकों से निम्न हानियां हैं। कौन कौन सी हानियां हैं? पहली हानि क्या है, रासायनिक उर्वरकों के खनिज पानी में घुलकर पौधों को तुरंत उपलब्ध तो हो जाते हैं। क्या बात कही गई है, रासायनिक उर्वरकों के जो खनिज होते हैं पानी में घुलकर पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती।
केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो भी मिनरल्स होते हैं वो पानी में घुले, ठीक है, पानी में घुलकर फिर पौधों को दिए जाते हैं, तो तुरंत पौधों को तो उपलब्ध हो जाते हैं, पौधा तो बढ़ जाता है उससे, ठीक है, और पैदावार भी अच्छी होती है। लेकिन मिट्टी जो है इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती, क्योंकि मिट्टी जो है इसको सोखेगी कि नहीं सोखेगी, सोखेगी, लेकिन मिट्टी में जो उसके नेचुरल पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के, वो नष्ट हो जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से। तो इससे सीधी सी बात है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता इससे कम हो जाती है, ठीक है। फिर ये रासायनिक उर्वरक मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों तथा तालाबों को प्रदूषित करते हैं। अब ये रासायनिक उर्वरक मिट्टी के द्वारा सोखे गए, मिट्टी में गए, मिट्टी से और नीचे भौम जल यानी कि भूमि के अंदर जो पानी होता है, भूमिगत जल होता है, उसमें जाते हैं और नदियों और तालाबों को भी ये प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इनसे जल प्रदूषण भी हो रहा है। एक क्या हो गया, एक तो हो गया इनसे मृदा प्रदूषण, फिर मिट्टी से ये पहुंचे भूमिगत जल में, तो यहाँ हो गया इससे जल प्रदूषण भी हो गया। दो प्रकार के प्रदूषण तो यही हो गए। फिर क्या बात कही है तीसरे पॉइंट में बताया है कि रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं तथा सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक उर्वरक जो मिट्टी के खुद के पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो कैसे बढ़ती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कैसे बढ़ती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जीवों के अवशेष और सड़ी गली वनस्पति जो होती है उससे ही उसकी उपजाऊ क्षमता बनती है, उससे ही ह्यूमस का निर्माण होता है, और ह्यूमस मिट्टी का सबसे ज्यादा पोषण पदार्थ है। क्लियर हो रही है बात। लेकिन जब रासायनिक उर्वरक उस मिट्टी में जाके मिल जाते हैं तो उन मिट्टी की जो स्वयं की पोषण क्षमता है, जो मिट्टी के स्वयं के पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के पोषक तत्वों का ह्रास, ठीक। क्लियर, 3 पॉइंट तो हो गए। अब क्या बनता है, अब बनता है इनके प्रयोग के पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। क्लियर है कहानी, क्या कहते हो, पूरी कहानी क्लियर है, ठीक है। सवाल क्या था अपना, रासायनिक उर्वरकों से होने वाली हानियां, ठीक है। तो ओवरऑल हम बात करें तो इन रासायनिक उर्वरकों से हमारी प्रकृति को ही नुकसान पहुंच रहा है डायरेक्टली। चलिए 13 सवाल हो चुके हैं। 14वां सवाल है ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन क्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन की गतिविधियां कौन कौन सी हैं, उस पर आपको एक छोटा सा आंसर लिखना है, एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। चलिए तो लिख लेते हैं इसको भी। देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन क्रियाओं अथवा गतिविधियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अब 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो कृषि क्रिया और एक गैर कृषि क्रिया, क्योंकि 75% जनसंख्या जो है कृषि क्रिया में लगी हुई है। कितनी, 75% जनसंख्या कृषि काम में लगी हुई है, और बाकी किस में लगी हुई है भाई साहब, ये है आपकी 75%, ये है आपकी 25% गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो उत्पादन की गतिविधियां 2 भागों में हमने डिवाइड कर ली, एक हो गई आपकी ये कृषि क्रियाएं और दूसरी हो गई आपकी गैर कृषि क्रियाएं, ठीक है। अब देखो भाई, इनको डिटेल में समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना है सभी को। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य उत्पादन क्रिया है, क्योंकि 75% जनसंख्या किसमें लगी है, गांवों की कृषि कार्य में ही लगी हुई है, तथा गांवों के लगभग 3/4 लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। गांवों के 3/4 लोग, 3/4 यानी कि
75% लोग कृषि में लगे हुए हैं। ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त अन्य गैर कृषि उत्पादन क्रियाएं भी होती हैं, जिसमें 1/4 जनसंख्या लगी है, यानी कि 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। 3/4 का मतलब क्या होता है, 75% होता है। ठीक, क्लियर। अब इन क्रियाओं में मुख्य रूप से पशुपालन, अब गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो इन क्रियाओं में मुख्य रूप से पशुपालन, लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य यानी कि छोटे छोटे उद्योग धंधे, दुकानदारी, परिवहन, परंपरागत एवं कुटीर उद्योग आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। यानी कि गांव में मुख्य रूप से 2 प्रकार की उत्पादन क्रियाएं करी जाती हैं, कृषि क्रिया और गैर कृषि क्रिया। चलिए, तो 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। 15वां सवाल है, पालमपुर में बहुविध फसल प्रणाली को समझाइए। बता दो भाई जल्दी से। कई बार मैंने आपको बताया है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन लिख के बता देना है आपको कमेंट में जल्दी से। बहुविध फसल प्रणाली, इस शब्द पर ही आप ध्यान देना। बहुविध फसल प्रणाली, इस शब्द पर ही आप ध्यान देना। ऑलराइट, देखें, चलिए। तो एक वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा गया है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अब एक से ज्यादा फसल कैसे उगाई जा सकती है, तो फसल ऋतु को भी 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और है आपकी जायद की फसल। ये सब अलग अलग महीने में उगाई जाती हैं। कौन कौन से महीनों में उगाई जाती हैं, तो खरीफ की फसल की बात करें तो जुलाई से अक्टूबर तक। कब से कब तक समय रहता है इनका, जुलाई से अक्टूबर तक का समय रहता है। रबी का समय कब से कब तक रहता है, अक्टूबर से मार्च तक का समय रहता है। उसके बाद जायद का समय कब से कब तक रहता है, मार्च से जून तक। तो हो गए भैया पूरे महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 12 महीने में 1 साल हो गए। तो 1 साल में, 1 वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा, ये एक से ज्यादा है कि नहीं है भाई, 3 है। ठीक है, एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। बहु यानी कि बहुत से, विध यानी कि प्रकार, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर क्या है, अगली बात देखें। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। यानी कि भूमि का एक टुकड़ा, एक ही खेत में, ठीक है, एक ही खेत में अगर एक साल में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाएं, ठीक है, अब जैसा मौसम आता जाए उस हिसाब से आप फसल को उगाते जाएं, काटते जाएं, उगाते जाएं, काटते जाएं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। फिर पालमपुर की बात पूछी थी, तो पालमपुर की ही बात कर रहे हैं अपन। तो पालमपुर में सभी किसान इस प्रणाली के अनुसार कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। मुख्य फसलें कौन सी होती हैं? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मुख्य फसलों के नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? बताओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मुख्य फसलें 2 होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को सम्मिलित रूप से मुख्य फसलें कहा जाता है। ठीक है, मुख्य फसलें। ऑलराइट, क्लियर है? तो पालमपुर में सभी किसान मुख्य रूप से 2 फसलें तो उगाते ही हैं, खरीफ की और रबी की। फिर इसके अलावा क्या होता है, कई किसान तीसरी फसल के रूप में आलू को भी पैदा कर रहे हैं। तीसरी फसल के रूप में आलू का उत्पादन कार्य भी वहां पर किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो जायद की ही फसल है भाई साहब आलू। चलिए, तो 15 सवाल हो चुके हैं अपने, और 15 सवालों के साथ अपने लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अति लघुत्तरी की डील हुई थी, वो भी हो गए, लघुत्तरी की हुई थी, वो भी हो गए। अब क्या बचता है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वो भी 5 होंगे। तो देख लेते हैं जल्दी से इसको भी। क्वेश्चन नंबर 16 है सीरीज का, और क्वेश्चन नंबर 1 है दीर्घोत्तरीय में। अब इसके आंसर थोड़े से और बढ़ जाएंगे, और यहीं पर आप सभी को दिक्कत होती है कि मैम इतने लंबे आंसर कैसे याद रखें और कैसे लिखें। तो सारे तरीके बताए जाएंगे। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करने का और याद रखने का सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आपको कनेक्टिविटी के साथ क्वेश्चन को याद रखना है, और
लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एकदम थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको नहीं लिखना है कि पैराग्राफ शुरू हुआ और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, एक तो आप खुद देखोगे इतना बड़ा पैराग्राफ है, मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ तक याद करूं, क्या छोड़ूं, क्या ना छोड़ूं, ठीक है, देख के ही दिमाग खराब हो जाता है। तो अगर आप उसको थोड़े सुंदर तरीके से लिखेंगे कि पहले उस क्वेश्चन का जो पूछा गया है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आप एक इंट्रोडक्शन लिखें 2 से 2.5 लाइन में, उसके बाद उसको पॉइंट्स में लिखें, फिर उस क्वेश्चन के आंसर का कंक्लूजन निकल के क्या आता है वो लिखें, तो क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी सही रहेगा, कनेक्टिविटी भी आप बैठा पाएंगे और दिखने में भी वो सुंदर लगेगा। तो आपको याद करने में भी अच्छा लगेगा, याद करने में भी आसानी होगी, और जो आपका आंसर चेक करेगा फाइनल एग्जाम में उसे भी अच्छा लगेगा, देखने में पढ़ने में उसे भी आसानी होगी, तो आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदों को सम्मिलित किया जाता है, देख लेते हैं भाई साहब। भौतिक पूंजी, तो भौतिक पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है, हम सभी जानते हैं, और भौतिक पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है। पूछा था कौन कौन सी मदों को सम्मिलित किया गया है, तो 2 मदों को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे, एक है आपकी स्थायी पूंजी, एक है स्थायी पूंजी और दूसरी है आपकी कार्यशील पूंजी। अब स्थायी पूंजी में कौन कौन सी बातें आती हैं, तो सबसे पहले तो स्थायी पूंजी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। स्थायी पूंजी का मतलब क्या है? स्थायी पूंजी यानी कि जिसको एक बार अगर अपन खरीद लें और उसको लंबे समय तक अपन उपयोग में ले जाएं, लंबे समय तक उपयोग उनका किया भी जा सकता है, इसलिए वो उसे स्थायी पूंजी कहा जाता है, क्योंकि वो स्टेबल रहती हैं, स्थायी रहती हैं, इजीली खत्म नहीं होती हैं। जैसे कि जिस घर में आप रहते हैं, तो क्या आप सिर्फ एक दिन ही रह पाते हैं उसमें, फिर वापस जाके आपको दूसरा घर बनाना पड़ता है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो घर क्या हो गया, भवन क्या हो गया, बिल्डिंग क्या हो गई, स्थायी पूंजी हो गई। तो उत्पादन क्रिया की बात हो रही है, तो उत्पादन क्रिया में औजारों, मशीनों तथा भवनों का कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्थायी पूंजी के नाम से हम जानते हैं। फिर दूसरी बात किस चीज की है? दूसरी बात है आपकी कार्यशील पूंजी की। कार्यशील पूंजी की, तो उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। जब हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो कच्चा माल तो चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो आपके लिए रोटी बनानी है, ठीक है, रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए आपको? गेहूं चाहिए कि नहीं चाहिए? तब एक बार जब आपके पास गेहूं आ जाएगा, उससे आप रोटी बना लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी बार रोटी बनाने के लिए फिर से आपको गेहूं चाहिए। क्लियर हो रही है बात? तो कार्यशील पूंजी है ये कि एक बार ये खत्म हो जाती है, एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात ये खत्म हो जाती है, फिर से नए तरीके से आपको फिर से चाहिए। तो उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत कई प्रकार के कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तथा व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नगद की आवश्यकता भी पड़ती है, कैश की आवश्यकता भी पड़ती है। एक बार पैसा खर्च हो गया, सामान आ गया, दूसरी बार सामान चाहिए, फिर से पैसा चाहिए, ठीक है। तो अतः कच्चे माल और नगद को, किसके लिए? कच्चे माल और नगद को क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई अपनी भौतिक पूंजी के 2 प्रकार। अब हमसे पूछा है ग्रीन रेवोल्यूशन पर एक टिप्पणी लिखिए, हरित क्रांति के बारे में डिटेल में बताना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा हमें बताना है, देखा जाए तो। चलिए जल्दी से एक बार आप सभी कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? तेजी से कमेंट आना चाहिए। मैं आपको अभी अभी 3 से 4 बार बता चुकी हूँ, जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था तब भी आपको कई बार बताया था, और ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, सबको पता ही होना चाहिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से, कब हुई थी? 1966 से 1967 के बीच हुई थी। क्लियर है? चलिए अब हम इसको डिटेल में लिखते हैं, कैसे लिखना है वो भी समझ लेते हैं। तो देखें, भारत में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तनों हेतु 1960 के दशक में, कब? 1960 के दशक, यानी कि 1966 से 1967 के दौरान,
ठीक है। जब दशक की बात आती है तो पूरा साल अपन लेते हैं, दशक मतलब 10 साल होते हैं, तो 10 साल के बीच का जो समय है 1966 से 67 के बीच का जो समय है, उस दौरान भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की नीति को अपनाया गया था। अब क्या है, इस नीति में कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु कई आधुनिक विधियों को अपनाया, कई सारी आधुनिक विधि को अपनाया। पहले क्या अपनाते थे, परंपरागत तरीकों को अपनाते थे, ठीक है। घर पर तैयार करे गए बीजों को रोप कर ही खेती करी जाती थी, बैल और हल के द्वारा ही खेतों की जुताई का काम किया जाता था, हाथों से फसलों को काटा जाता था, फिर उस फसल को जो है कूट के उससे अनाज निकाला जाता था, क्योंकि पहले हार्वेस्टर या थ्रेसर जैसी मशीनें तो हुआ नहीं करती थी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब आधुनिक साधन या आधुनिक विधियों को अपनाने से क्या मतलब है, यानी कि अब थ्रेसर, हार्वेस्टर, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाने लगा है। पहले गोबर की खाद का उपयोग करते थे, प्राकृतिक खाद या कंपोस्ट खाद का उपयोग करते थे, लेकिन वर्तमान में उसकी जगह अब रासायनिक उर्वरकों का यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स का यूज करने लगे हैं हम। तो देखें, आधुनिक विधियों में सबसे पहली बात आती है उच्च उत्पादकता वाले बीज, यानी कि उन्नत किस्म के बीज, जिसे HYV बीज कहा गया है, ठीक है, जिसे HYV बीज कहा गया है। HYV का फुल फॉर्म क्या है, अब बता दो जल्दी से, सभी पूछा जाता है अक्सर, क्या होता है भाई फुल फॉर्म इसका, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, इन बीजों का जब प्रयोग किया जाता है तो कृषि में पैदावार बढ़ती है, क्षेत्रफल उतना ही रहता है, ठीक है, एरिया ज्यादा नहीं होता। मान लो कि 3 एकड़ का एरिया है तो एरिया उतना ही रहेगा, लेकिन उतने ही एरिया में प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, फसल का उत्पादन ज्यादा हो जाता है। तो HYV बीजों का प्रयोग किया गया और इस नीति में, हरित क्रांति की नीति में, रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स एवं कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स के उपयोग में वृद्धि हुई है और साथ ही सिंचाई सुविधाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो कौन सी मेन बातें हैं या मेन पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो आप शुरुआत ऐसे करेंगे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई और किसने करी, आप ये भी लिख सकते हैं किसने करी थी। भारत की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने करी थी। किसने करी थी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत करी थी, इनका नाम भी आप लिख सकते हैं। फिर आप एक पॉइंट बनाएंगे कि इस नीति में कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आधुनिक विधियों को अपनाया गया। अब वो आधुनिक विधियां कौन कौन सी थी, पहली है कि HYV बीजों का प्रयोग किया गया, यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। दूसरा है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। तीसरी बात है सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया गया, ठीक है। और इन सब का कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव रहा, ठीक है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव रहा, यानी कि कृषि में पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिली। और एक बात और आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से गेहूं एवं चावल, किसमें, गेहूं एवं चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि देखी गई, यानी कि जहां पहले 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम गेहूं उग पाता था, अब वहीं 1 हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम गेहूं उग जाता है, यानी कि 32 क्विंटल गेहूं उग जाता है, दुगने से भी ज्यादा। क्लियर है, चलिए। तो ये बात हो गई अपनी ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की। अब एक और बात आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्या बात आती है कि हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। स्पष्ट कीजिए, क्या पूछा है हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है, बताइए क्या ऐसा हुआ है, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय असमानता क्या कहलाती है, सबसे पहला सवाल तो आपके मन में ये उठ रहा होगा, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में कृषि का स्वरूप अलग अलग दिखाई दिया, कहीं तो बढ़ोतरी हुई लेकिन कहीं नहीं हुई। देख लेते हैं इसको भी।
तो इस शब्द पर फोकस करना, क्षेत्रीय असमानता, किसके कारण? हरित क्रांति के कारण। ये चीज दिमाग में फीड कर लेना कि हम किस पे लिखने जा रहे हैं, किस पे सोचने जा रहे हैं, किस पर हमको बोलना है। सबसे पहली बात तो यही होती है। अगर एक बात आपके दिमाग में क्लियर है कि भाई ये टॉपिक है और वो टॉपिक दिमाग में बना है, तो आप भटकोगे नहीं इधर उधर, ठीक है? क्योंकि हरित क्रांति से संबंधित बातें बहुत सी हो सकती हैं। अब आपने पहला शब्द पढ़ा हरित क्रांति, अरे हमें तो पता है हरित क्रांति क्या होती है, और आपने पूरी गाथा हरित क्रांति के बारे में लिख दी। लेकिन आगे की बात भी तो ध्यान रखो। आगे की बात क्या पूछी है कि हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। कैसे हुई है तो देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत आधुनिक विधियों एवं कृषि आगतों का उपयोग किया जाता है, ठीक है? पता है हमें हरित क्रांति में क्या किया जाता है, आधुनिक विधियों का प्रयोग किया गया है ताकि फसल की पैदावार ज्यादा हो, लेकिन इनके उपयोग के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अब आपको सोचें, हरित क्रांति में आधुनिक तरीकों से खेती करी जाती है। आधुनिक तरीकों में क्या क्या शामिल है? अच्छी किस्म के बीज होने चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। अब अच्छी किस्म के बीज हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं, तो उनको खरीदने में पैसा तो ज़्यादा लगेगा, ठीक है? उसके बाद मशीनें चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, थ्रेसर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है? सिंचाई के साधन चाहिए, और सिंचाई के साधन जो है, अगर आपको साल भर सिंचाई करनी है, वर्षा के मौसम में तो भाई भगवान पानी बरसा रहे हैं, इंद्र देवता प्रसन्न होकर पानी बरसा रहे हैं, तो खेती में अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है सिंचाई के लिए। लेकिन दूसरे मौसम में तो खर्चा करना पड़ेगा, बिजली की जरूरत पड़ेगी, बिजली का बिल भरा जाएगा, ठीक है? तो क्या हुआ है, जो आधुनिक तरीके से हरित क्रांति लाई गई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई गई है, उसमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हुई है, यानी कि पैसा ज्यादा चाहिए, नगद ज्यादा चाहिए। यहाँ कार्यशील पूंजी से क्या आशय है? नगद पूंजी, नगद पैसे की ज्यादा आवश्यकता हुई है, ठीक है? फिर इसलिए छोटे किसान इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब जो छोटे किसान हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। अब उस भूमि पर वो अपने परिवार के लिए ही, परिवार के खाने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए ही अनाज नहीं उगा पाते हैं, तो क्या वो उस खेती में इतना खर्चा कर पाएंगे कि वो थ्रेसर, हार्वेस्टर और सिंचाई के नए नए साधन और केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें परचेस कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो जो हरित क्रांति का फायदा है, इसका लाभ या फायदा किसको नहीं मिला है? छोटे किसानों को नहीं मिला है। इसका लाभ बड़े किसानों ने ही उठाया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता बढ़ी है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को क्या हुआ है? असमानता बढ़ी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे किसान हैं, वो हरित क्रांति का फायदा नहीं उठा पाए, उनकी पैदावार नहीं बढ़ पाई, क्योंकि वो इन सब साधनों को नहीं खरीद पाए, ठीक है? तो अब बात समझ में आई कि क्षेत्रीय असमानता से क्या मतलब है, ठीक है? यानी कि जो बड़े किसान थे उन्हें ही इससे फायदा हुआ है, छोटे किसानों को इससे फायदा नहीं हुआ है, ठीक है? यानी कि दोनों लेवल के जो किसान हैं, उनमें असमानता दिखाई दी है। तो धनी किसान और अधिक धनी हुए हैं, जिनके पास पैसा था, उनने नए नए साधन खरीदे और नए साधनों से पैदावार और ज्यादा बढ़ी, तो उनका पैसा और ज्यादा बढ़ गया। तो धनी किसान अधिक धनी हुए हैं, और बेरोजगारी बढ़ने से गरीब किसान और अधिक गरीब हुए हैं, क्योंकि गरीब किसानों के पास अब क्या है? काम नहीं है, पैदावार बहुत कम है, ठीक है? तो बेरोजगारी बढ़ गई उनकी। अब इनकी बेरोजगारी कैसे बढ़ गई? जैसे कि हम बात करें तो जो खेती के परंपरागत तरीके होते थे, ठीक है, उसमें छोटे किसान जो होते थे, बड़े किसानों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे, ठीक है, और फसल को काटने का काम करते थे। अब सारे काम कैसे हो रहे हैं? मशीनों से हो रहे हैं भाई, ठीक है? खेतों को जोतेगा कौन? अगर किसान हल से जोतेगा तो भाई किसान की मेहनत लगेगी, उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन अब सारे काम मशीनों से होने लगे, तो लोगों का स्थान किसने ले लिया? मशीन ने ले लिया। जहां 100 लोग काम करने में लगते थे, वहां एक मशीन काम कर रही है, तो बेरोजगार तो लोग होंगे ही। तो क्लियर हो गई बात कि हरित क्रांति के जरिए क्षेत्रीय असमानता कैसे बढ़ी है। ऑलराइट, चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है सवाल? कृषि जोतों के आधार पर कृषि भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए।
क्या पूछा गया है? कृषि जोतों के आधार पर कृषि भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। चलिए जान लेते हैं, यानी कि कृषि को कितने भागों में बांटा गया है कृषि जोतों के आधार पर। तो भारत में कृषि जोतों के आधार पर कृषि जोतों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग क्या है? पहला भाग है छोटी जोत। यह है आपका पहला भाग, छोटी जोत। तो छोटी जोतों के अंतर्गत उन जोतों को शामिल किया जाता है जिनका आकार कितना होता है? 2 हेक्टेयर से भी कम होता है। ठीक है, 2 हेक्टेयर से भी कम होता है और यह छोटे किसानों के पास होती है। छोटी जमीन है यानी कि छोटे किसानों के पास होगी, कम जमीन है, तथा देश की अधिकांश कृषि भूमि छोटी जोतों के अंतर्गत ही आती है। यानी कि हमारे देश में ज्यादा संख्या किनकी है? किसानों के क्षेत्र में देखें तो छोटे किसानों की है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। फिर बात आती है दूसरी, मध्यम जोतें। मध्यम जोतें किसे कहा जाता है? तो देखते हैं, मध्यम जोतों के अंतर्गत वे कृषि भूमि आती हैं जिनका आकार 2 हेक्टेयर से अधिक होता है। छोटी जोतें 2 हेक्टेयर से कम, अब मध्यम की बात आ रही, यानी कि 2 हेक्टेयर से अपन आगे बढ़ जाएंगे। 2 हेक्टेयर से अधिक होता है लेकिन 10 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, चलिए तो एक बार अपन साइड में लिख के देख लेते हैं इसको बहुत अच्छे से। चलो भाई आ जाओ। तो सबसे पहली बात किसकी है? सबसे पहली बात है आपकी छोटी जोत की। छोटी जोत, ठीक है, छोटी जोत एक। फिर है आपकी मध्यम जोत, और फिर है आपकी आएगी वृहद जोत। तो छोटी जोत का आकार हमने कितना देखा? 2 हेक्टेयर से भी कम देखा। 2 हेक्टेयर से कम। मध्यम जोत की बात करें तो 2 से 10 हेक्टेयर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 2 से 10 हेक्टेयर आ जाएगा। 2 से ज्यादा लेकिन 10 हेक्टेयर से कम होगा। ठीक है भाई साहब, अब क्या बचा? तीसरा प्रकार बचा है। तो तीसरे प्रकार में आपका आता है वृहद जोत। वृहद जोत में भाई बड़े बड़े खेत आएंगे। ठीक है, तो बड़े जोतों के अंतर्गत वे कृषि भूमि आती है जिनका आकार 10 हेक्टेयर से भी अधिक होता है। ठीक है, कितना होता है इसका आकार? 10 हेक्टेयर से भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गए भाई कृषि जोतों के आकार और उनके प्रकार। कितने प्रकारों में ये है और कितने आकारों में इसको बांटा गया है। ऑल राइट, क्लियर? चलिए तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आखिरी सवाल और आज की सीरीज का भी ये आखिरी सवाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कृषकों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। छोटे कृषक, अब छोटे कृषक किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या पढ़ा? छोटे किसान। कृषक यानी कि किसान, छोटे किसान वे किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। कितनी? 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। चलिए, अब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उनके पास समस्या तो होगी, क्योंकि उनके पास उतना ही क्षेत्रफल है। उतने में वो कितनी फसल उगा पाएंगे? क्या अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे? देखो भाई, कई सारी समस्याएं आएंगी अब उनके सामने, हर एक समस्या पर अपन बात करेंगे। तो देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश छोटे कृषक हैं, अधिकांश किसान छोटे किसान हैं और उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? पहली तो ये है कि छोटे कृषकों के पास इतनी कम भूमि होती है कि वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास भूमि कितनी है? इनके पास जो है 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि है इनके पास। अब 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो उस पर उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा जितना बड़ी भूमि पर होता है। उनका उत्पादन इतना नहीं होता कि वो परिवार को भी पाल पाए, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। अतः उन्हें अन्य बड़े कृषकों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती है। अब पैसा तो चाहिए, परिवार को तो पालना है, तो जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ जाकर इन्हें क्या करनी पड़ेगी? उनके यहाँ जाकर इन्हें मजदूरी करनी पड़ती है।
और बड़े किसानों द्वारा उन्हें अत्यंत कम मजदूरी दी जाती है, बहुत ही कम पैसा मिलता है। जैसे कि हमने पालमपुर में देखा था कि पालमपुर गांव में सरकार ने 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी तय करी थी, लेकिन मजदूर को 35 से 40 रुपए ही एक दिन की मजदूरी के मिल पाते थे। दिन भर वो खेत में काम करेगा, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश, और हाथ में कितने आएंगे? 35-40 रुपए ही आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है वर्तमान में कृषि कार्यों हेतु अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल चाहिए, पड़ती है, ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि आधुनिक तरीकों से हमें खेती करना है। अब HYV बीजों का प्रयोग करना है ताकि पैदावार ज़्यादा हो। ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, सिंचाई के साधन, बिजली, कितना खर्चा है खेती में, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बहुत ज़्यादा खर्चा है। अब क्या छोटे किसान के पास उतना पैसा होगा? अगर उसके पास उतना पैसा होता तो वो छोटा किसान क्यों कहलाता? वो सब ये सब मशीनें और बाकी के उपकरण या खाद वगैरह नहीं खरीद सकता, तो उसकी उत्पादकता उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो भले ही उसके पास एरिया छोटा है, अगर साधन उपलब्ध हो तो व्यक्ति उस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ा देगा, लेकिन साधन ही उपलब्ध नहीं है तो भविष्य में भी उत्पादकता बढ़ाने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में कृषि कार्यों हेतु अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, अतः उन्हें साहूकारों एवं व्यापारियों से ऋण लेना पड़ता है। अब उन्हें आधुनिक तरीकों को अपनाना है, फसल की पैदावार को अपने खेत में बढ़ाना है, तो कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि खुद के पास तो इतनी कैपिटल होती नहीं है, इतनी पूंजी होती नहीं है। तो उस गांव के साहूकार हैं, बड़े किसान हैं, व्यापारी हैं, उनसे पैसा उधार लेना पड़ता है, तथा साहूकार एवं व्यापारी अत्यधिक ब्याज लेते हैं। अब कर्जा लिया है, पैसा उधार लिया है, तो फ्री में तो मिल नहीं जाएगा, उसके बदले ब्याज तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये जो साहूकार या व्यापारी हैं या बड़े किसान हैं, वो बहुत ज्यादा ब्याज दर पर पैसा देते हैं उनको। ठीक है, तो अन्य भी कई तरीकों से शोषण करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब क्या होगा? इनके पास कर्जा चढ़ गया छोटे किसानों के पास, और वो पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए भी कहीं और से कर्ज लेना पड़ेगा, यानी कि ऐसे कर्ज का बोझ इन पर बढ़ता ही जाता है। तो इस तरीके की समस्याओं का सामना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों को करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? वो सारी बातें हमने डिटेल में देखी। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके पास उतनी भूमि होती ही नहीं है। ऑलराइट, चलिए फिर क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में छोटे कृषकों के पास कृषि हेतु आधुनिक आगतों की कमी रहती है। ठीक है, आधुनिक आगत यानी कि कृषि के नए नए साधन, जो भी अभी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की सुविधाएं, बिजली की व्यवस्था, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक। अब पैसा नहीं है इनके पास, तो आधुनिक तरीकों से ये खेती नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके खेतों में उत्पादन मात्रा भी कम होती है, जिसके कारण गरीब किसान और ज्यादा गरीब होते जाते हैं और अमीर किसान और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। और अमीर किसानों के पास आधुनिक विधियों की, आधुनिक तरीकों की कमी नहीं होती, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, तो वो आधुनिक तरीकों को अपना लेते हैं। और फिर जो छोटे किसान हैं, जिसके कारण इन्हें बेरोजगारी भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि पहले तो बड़े किसानों के यहाँ ये खेतों में काम करके 35-40 रुपए दिन की मजदूरी कमा लेते थे, लेकिन अब इन मजदूरों की जगह जो है वो किसने ले ली है? मशीनों ने ले ली। तो अब इनको मजदूरी का काम भी नहीं मिल पाएगा, यानी कि आधुनिक कृषि विधियों से जहां एक तरफ पैदावार बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ी है छोटे किसानों के लिए। ठीक है, यानी कि जहां आधुनिक कृषि विधियां सकारात्मक रूप से भी हमें दिखाई देती हैं, तो छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देता है। और जबकि हम भारत देश की बात करें तो भारत देश के ग्रामों में अधिकांश जनसंख्या किसान वर्ग में छोटे किसानों की ही है। ऑलराइट, क्लियर? अब बताओ भाई, 20 सवाल अपन कर चुके हैं। 20 सवालों में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। इन 20 सवालों में एक भी सवाल ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, एक भी शब्द भी अगर ऐसा है जो समझ में ना आया हो, जल्दी से कमेंट करके बताना है। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आप तक पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, सब क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर? चला जाए फिर? चलिए तो चलते हैं आगे। और आज का सेशन
20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहीं पर खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को तुरंत पढ़ पाएं। चलिए, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।